इंडिया एससीओ समिट को अटेंड करने क्यों गया है, जबकि चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया की रायबरेली चल रही है। बिकॉज जो मल्टीलेटरल जो फोरम्स होते हैं सिर्फ डिप्लोमेसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आई एम नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। तो चलिए आपका द हिंदू के न्यूज़पेपर एनालिसिस में स्वागत है। आज हम जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज जो जो आर्टिकल्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर टू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया है दोस्तों, करंट अफेयर्स इज प्ले वेरी क्रिटिकल रोल फॉर यूपीएससी एग्जाम। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, हमें करंट अफेयर्स को कवर कैसे करना है। हम डेली द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस लेकर आ रहे हैं और हम द हिंदू का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से होते हैं या यूपीएससी के रिलेवेंट होते हैं, हम सारे क्वेश्चंस जो आएंगे, जो सारे करंट अफेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी दोस्तों निश्चिंत रहिएगा कि हम कोई भी करंट अफेयर छोड़ने नहीं वाले हैं। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्लास है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। तो बिल्कुल स्किप ना करें, हमारी क्लास जो है लास्ट तक देखिए। आई नो दोस्तों आपको हमारा जो करंट अफेयर है बहुत पसंद आ रहा है, आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं या हमारी टीम पढ़ती है और उसका हम रिप्लाई भी देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हमारा करंट अफेयर्स को दोस्तों प्यार देते रहें। और दोस्तों फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करते रहिए और शेयर जरूर करिए। शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो क्योंकि हमें अपना जो करंट अफेयर्स है उन बच्चों तक पहुंचाना है जिनको दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज बहुत से बच्चे जो क्या होते हैं, जो द हिंदू की जो लैंग्वेज होती है वो क्या है, वो समझ नहीं पाते, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं दोस्तों कि उन्हें द हिंदू की जो लैंग्वेज होती है वो समझ में नहीं आती, तो थोड़ा उन्हें वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो जब वो द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो 2-2 घंटे अपना टाइम जो है न्यूज़पेपर में लगा देते हैं, तो और स्टैटिक पार्ट कवर करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब उनका स्टैटिक पार्ट ही कवर नहीं होगा, जब उनका स्टैटिक पार्ट ही कंप्लीट नहीं होगा, क्या वो प्रीलिम्स निकाल पाएंगे दोस्तों? नहीं, प्रीलिम्स निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप स्टैटिक पार्ट्स को नहीं निकाल पा रहे हैं। करंट अफेयर्स तो काफ़ी डायनामिक होता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है करंट अफेयर्स में, लेकिन जो स्टैटिक पार्ट्स होता है क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स से आएगा। तो इसलिए स्टैटिक पार्ट को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अगर क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से आ जाए तो आपका मिस नहीं होना चाहिए। अगर स्टैटिक पार्ट से आपका क्वेश्चन मिस हो रहा है तो फिर प्रीलिम्स निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्टैटिक पार्ट को इम्पोर्टेंट करिए, पीवाईक्यूज लगाइए और मॉक टेस्ट दीजिए। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और चलिए क्विकली देख लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब चलिए आगे बढ़ें और देख लेते हैं दोस्तों हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है। आज जो डेट हो रही है दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस ला रहे हैं या डेली करंट अफेयर्स ला रहे हैं जो आपके यूपीएससी एग्जाम में आने की संभावना है, जो आपके यूपीएससी एग्जाम में आने की जो प्रोबेबल जो क्वेश्चन है आ सकते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम वही करंट अफेयर्स आपको बढ़ा रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो करंट अफेयर्स है वो जिम्मेदारी किसने ले ली है करंट अफेयर्स कंप्लीट कराने की, वो ले ली है फीडबैक आईएएस ने। फीडबैक आईएएस आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट कराएगा। प्रीलिम्स से पहले जितना भी करंट अफेयर्स होगा वो फीडबैक आईएएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको पूरा करंट अफेयर्स कवर कराने वाला है और ये मेरे द्वारा कवर किया जाएगा, नासिर सैफी के द्वारा। आज जो डेट हो रही है दोस्तों वो कितनी हो रही है, आज डेट हो रही है
2 सितंबर हो रही है। तो हमने 1 सितंबर कल करंट अफेयर्स पढ़ाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ाए थे कल। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अगर दोस्तों आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी एग्जाम, तो इसके ऊपर मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में वीडियो बनाई है, आखिर न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है और इसको सिलेबस के साथ कैसे लिंक करना है, कौन से टॉपिक जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक जीएस पेपर 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें दोस्तों मैंने बहुत डिटेलिंग में समझाई हैं, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट या हमारा जो चैनल है फीडबैक आईएएस, उसके ऊपर आप जाकर देख सकते हैं कि आखिर न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाए। हम यहाँ पर द हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी न्यूज़पेपर हो, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस ले लें, चाहे आप द हिंदू ले लें या मे बी अनदर कोई भी पेपर ले सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए और करंट अफेयर्स का रोल कितना बड़ा है। मैं हमेशा कहता रहता हूं और ये एक सत्य वचन है कि 70% क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स इन यूपीएससी एग्जाम। आप अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं एज वेल एज अगर मेंस की बात करते हैं, अगर आपने मेंस के क्वेश्चन देखे होंगे, अभी मेंस हुआ है दोस्तों, तो आपने देखे होंगे करंट अफेयर्स का कितना बड़ा वेटेज है यूपीएससी के लिए। चलिए क्विकली देख लेते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैंने जैसे बताया दोस्तों, जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जो उसकी समिट हो रही है, वहाँ जो उसकी समिट हो रही है उसको अटेंड करने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तांगजिन पहुंचे हैं। कहाँ पर पहुंचे हैं दोस्तों, वो वहाँ पर चाइना गए हुए हैं और चाइना में एससीओ ने क्या कंडेम किया है, जो पहलगांव टेररिस्ट अटैक है उसको क्या किया, कंडेम किया। जो पहलगांव अटैक हुआ था 26 अप्रैल 2025 को कश्मीर के अंदर पाकिस्तान द्वारा जो पहलगांव अटैक कराया गया था, उसको कंडेम्ड किया है। किसने दोस्तों, एससीओ ने कंडेम्ड किया है। तो ये जो टॉपिक हो जाता है दोस्तों, एक तो जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और तीसरा दोस्तों ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आपको हम इसमें क्या क्या समझने वाले हैं, इसमें हम तो एक तो समिट में कौन कौन से डायलॉग हुए, किन किन चीज़ों पे बात हुई है, इसके मेंबर्स कौन है, कोई नया मेंबर जुड़ा है इसके अंदर, नहीं जुड़ा है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। वो हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और हम देखने की कोशिश करेंगे आखिर एससीओ कब इस्टेब्लिश्ड हुआ और इसका पर्पस क्या था, अब इसमें कितने मेंबर्स हो गए और इसके पार्टनर मेंबर कौन से, और इंडिया के लिए संघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा आपको पता होगा, अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया है और उसमें बहुत सारे लोग मर गए और हजारों लोग क्या है, घायल हो गए। तो क्या है, अर्थक्वेक किल्ड ओवर 800 पीपल मर गए और एटलीस्ट 2800 लोग क्या है, इंजर्ड हो गए। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में इतने अर्थक्वेक क्यों आते, अफगानिस्तान अर्थक्वेक प्रोन क्यों है, ये सारी हम चीज़ें डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन से एरिया में अर्थक्वेक आया है। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए, ज्योग्राफी के लिए। और दोस्तों जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इवन ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लोकेशन पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए आखिर अर्थक्वेक क्यों आते हैं अफगानिस्तान में। हिंदू कुछ जो माउंटेन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में भी बात करेंगे, इसमें डिटेलिंग में हम समझने वाले हैं। अगला जो आर्टिकल है, नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल जो है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन के बारे में। राइट टू एजुकेशन जो 2009 का एक्ट है, उसमें दोस्तों जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें क्या है, 25% का रिजर्वेशन होता है जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल होते हैं। और अगर हम आर्टिकल 30 को भी देखेंगे, आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी के लिए क्या है, माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए
क्या मेंशन किया गया है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। लार्जर बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है। इफ़ माइनॉरिटी रन स्कूल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द आरटीआई, अगर आरटीई एक्ट को, अगर जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उनको क्या किया जाए, उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है तो लार्जर बेंच को भेजा जाएगा। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है आज का दोस्तों, ये आर्टिकल किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज का। और नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जो एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग है उसके ऊपर क्या कहा है, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या पिटीशन जिसने फाइल किया है उनके क्या आर्गूमेंट थे, सुप्रीम कोर्ट के क्या आर्गूमेंट है और गवर्नमेंट के क्या आर्गूमेंट है, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया, एससीओ समिट अटेंड करने क्यों गया है, जबकि चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया की राइवलरी चल रही है। बिकॉज जो मल्टीलेटरल फोरम होते हैं जैसे एससीओ सिर्फ डिप्लोमेसी के लिए नहीं है, बल्कि एक जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसका बड़ा हिस्सा है। तो इसके ऊपर हमारा आर्टिकल है। हमारा आर्टिकल क्या है दोस्तों, हमारा आर्टिकल है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैड्स कंडेम द पहलगांव टेररिस्ट अटैक। तो क्या है, जो एससीओ ने क्या है कंडेम किया है जो पहलगांव टेररिस्ट अटैक हुआ था। पहलगांव टेररिस्ट अटैक कब हुआ था दोस्तों, पहलगांव टेररिस्ट अटैक हुआ था 25 अप्रैल 2025 को हुआ था। 25 अप्रैल 2025 को टेररिस्ट अटैक हुआ था बाय द पाकिस्तान, और जिसमें दोस्तों 26 लोग मारे गए थे। किसमें, 26 लोग मारे गए थे पहलगांव अटैक में। तो पहलगांव अटैक को क्या किया, एससीओ ने कंडेम किया है। आगे देखें दोस्तों, आखिर एससीओ में हो रहा, एससीओ है क्या और एससीओ में हमारा जो भारत है वो क्यों गया है। एससीओ की मीटिंग अटेंड करने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ गए, वो गए हैं त्यानजिन में गए। सारे जो जितने भी एससीओ के मेंबर हैं उनके जो हेड्स हैं वो त्यानजिन में इकट्ठे हुए एससीओ की मीटिंग को अटेंड करने। अगर हम दोस्तों बात करें इसमें जो एससीओ है वो कब बनाया गया था, एससीओ को इस्टेब्लिश कब किया गया था, हम यहाँ पर ब्रीफली एससीओ के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या, हम समझने की कोशिश करते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं दोस्तों, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, रशिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान है। और 2023 में कौन बना दोस्तों, 2023 में बना है ईरान। तो 9 मेंबर्स हो गए, कितने, 9 मेंबर्स हो गए एससीओ के अंदर। लेकिन अगर हम 2025 की बात करते हैं, अभी हम इस एनसीओ समिट की बात कर रहे हैं, तो इस एससीओ समिट में दोस्तों लाओस क्या बना है, जो एससीओ का मेंबर बना है। 2025 में कौन बन गया है दोस्तों, लाओस क्या है, एससीओ का मेंबर बन गया है। अब कितने टोटल मेंबर हो गए, तो एससीओ के जो मेंबर हो गए दोस्तों 10 मेंबर्स हो गए। कितने 10 मेंबर्स हो चुके हैं एससीओ के टोटल। और 17 जो है डायलॉग पार्टनर है, तो टोटल कितने हो गए, 27 मेंबर्स हो गए। अगर हम 27 पार्टिसिपेंट मिला लें तो 27 मेंबर हो गए। लेकिन ऑफिशियली कितने, 10 मेंबर्स हैं, जो मैंने आपको बताया एससीओ का। तो एससीओ का ऑब्जेक्टिव क्या था, इनिशियली जो एससीओ का ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, एक तो एससीओ का ऑब्जेक्टिव था रीजनल सिक्योरिटी था एससीओ का ऑब्जेक्टिव। और दूसरा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी। क्या, कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसका ये ऑब्जेक्टिव था। एंड एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना। और दूसरा जो कल्चरल एक्सचेंज है पीपल टू पीपल, इसका
ऑब्जेक्टिव था। अब हम इस आर्टिकल में देख लें, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है दोस्तों। मैंने जैसे बताया इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, इसके अंदर 10 मेंबर्स हैं, जिसमें लायोस बनाए 2025 में नया मेंबर। फोकस एरिया कौन कौन से हैं, इसके जो फोकस एरिया, हम एससीओ की बात कर रहे हैं, 2025 समिट की बात कर रहे हैं, तो इसके जो फोकस एरिया हैं दोस्तों कौन कौन से, इसके जो फोकस एरिया हैं टेररिज्म है, कौन से, टेररिज्म है, और ग्लोबल गवर्नेंस है, और ट्रेड टेंशन है, और ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों की हाईलाइट क्या है इस डिक्लेरेशन की, तो की हाईलाइट क्या है डिक्लेरेशन की, इसके अंदर क्या किया गया है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन किया गया है। जो पहलगांव अटैक हुआ था, टेररिज्म को क्या किया गया है, कंडेम किया गया है। कंडेम द पहलगांव अटैक, पाकिस्तान टेरर स्ट्राइक। और दोस्तों क्या किया गया है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है या क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म होता है उसको एंड करने की बात की गई है। कॉल टू एंड क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट का, उसको एंड करना है। और दोस्तों जैसा आपको पता होगा, जो यूएस है, यूएस ने क्या किया है दोस्तों, 50% से ज़्यादा इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। 50% से ज़्यादा इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। उसी के ऊपर एससीओ ने क्या कहा है, अपोजिशन टू यूनिलेटरल कोएर्सिव मेजर, जो टैरिफ लगाया है उसका अपोज किया है एससीओ ने। जो इंडिया के ऊपर क्या लगाया है, कोएर्सिव मेजर लगाए हुए हैं, तो उसका अपोज किया है। और रीअफर्म द कमिटमेंट फाइट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। आगे बढ़े। अच्छा, जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो यूएस की कोल्ड वॉर मेंटेलिटी एंड ग्लोबल बिलिंग बिहेवियर है उसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने क्या है, जो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है, और क्या है, एक तो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है उनकी, कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को क्या किया है, कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को क्रिटिसाइज किया, और बुली करने का जो उनका बिहेवियर है उसको क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है। एडवोकेट फेयरनेस, जस्टिस एंड मल्टीलेटरलिज्म, प्रपोज किया है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ग्लोबल गवर्नेंस जो इनिशिएटिव है उसको प्रपोज किया। उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, सॉवरन क्या होगी, इक्वेलिटी होगी, सॉवरन इक्वेलिटी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, और मल्टीलेटरिज्म होगा, पीपल सेंटर्ड अप्रोच होगी। क्या होगी, पीपल सेंटर्ड अप्रोच। अगर हम आगे देखें, ग्लोबल इशू डिस्कस क्या हुए हैं, किन किन चीज़ों पर बात हुई है दोस्तों, मिडिल ईस्ट पर बात हुई है। किन चीज़ों पे, मिडिल ईस्ट पे कंडेम्ड किया है जो इजराइल में गाजा ने जो तबाही मचा रखी थी और बहुत सारे लोग मार दिए थे। और जो यूएस स्ट्राइक है, जो यूएस ने स्ट्राइक की थी ईरान पे, उसको भी क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है, और एक्सप्रेस किया है डीप कंसर्न ओवर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान के लिए क्या उन्होंने कहा है, अफगानिस्तान के लिए ओनली इंक्लूसिव गवर्नमेंट विद ब्रॉड एथनिक रिप्रेजेंटेशन कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी। कौन स्टेबिलिटी लाएगा दोस्तों, इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, जो ब्रॉड एथनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। ग्लोबल साउथ की बात करते हैं अगर, तो दोस्तों नीड फॉर स्ट्रॉन्गर बॉयज, हमें जो है एक स्ट्रॉन्गर बॉयज की जरूरत है। ट्रेड वॉर्स एंड ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, अमिड ऑफ ट्रेड वॉर्स एंड ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, जो ग्लोबल साउथ है वहां पर क्या है, इनस्टेबिलिटी है। आगे बढ़े। अब इस इंस्टीट्यूशनल डिसीजन क्या हुए हैं दोस्तों, इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है, पहले क्या होता था दोस्तों, ऑब्जर्वर पार्टनर होते थे और डायलॉग पार्टनर होते थे। एससीओ में पहले क्या होता था दोस्तों, ये ऑब्जर्वर पार्टनर होते थे और डायलॉग पार्टनर होते थे। तो उसको क्या किया गया, उसको मर्ज कर दिया गया है, और इसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है सिर्फ पार्टनर। तो कितने हो गए दोस्तों, जो 17 पार्टनर्स हो गए, कितने, 17 पार्टनर। और 2025 में क्या किया है दोस्तों, लाओस को क्या किया गया है, मेंबर बना लिया गया है एससीओ का। जो टोटल मेंबर्स हो गए तो दोस्तों 10 मेंबर्स हो गए, कितने, 10 मेंबर्स हो गए। एग्रीमेंट साइन हुआ है दोस्तों एससीओ डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश करने के लिए। किसको, जो एससीओ डेवलपमेंट बैंक है वो एस्टेब्लिश की जाएगी। ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन द एससीओ मेंबर्स। जिनपिंग का प्लेज क्या है, जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उन्होंने क्या प्लेज किया है दोस्तों, 2 मिलियन का ग्रांट दिया जाएगा 2025 में। कितना, 2 मिलियन का
ग्रांट दिया जाएगा 2025 में। अगर हम लोन की बात करते हैं 3 साल में कितना लोन दिया जाएगा दोस्तों, 10 मिलियन का लोन दिया जाएगा। कितना? 10 मिलियन का लोन दिया जाएगा। का व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एससीओ, इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है दोस्तों? आपको देखने को मिला होगा इंडिया और चाइना का कॉपरेशन था अगेंस्ट द टेररिज्म, का जो कॉपरेशन था ऑन काउंटर टेररिज्म। बिकॉज आपने देखा हो इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट या बॉर्डर टेंशन चल रही है, उसके बावजूद भी काउंटर टेररिज्म पर कॉपरेशन था दोनों कंट्रीज का। इमर्ज हो रहा है कि ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है उसको उठा सके। एचसीओ में क्या हो रहा है, ग्लोबल साउथ की वॉइस उठाई जा रही है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, हाईलाइट द जियोपॉलिटिकल डिवाइड। जैसे एचसीओ वर्सेस यूएस लेड जो अलायंस है उसमें क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल डिवाइड हो रहा है। और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म आए, जैसे मैंने बताया न्यू एससीओ डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश किया जाएगा और जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है वो होंगे। और दोस्तों जैसे पार्टनर स्टेटस दिया गया है, ऑब्जर्वर पार्टनर थे पहले और डायलॉग पार्टनर थे, उनको क्या दिया है, पार्टनर स्टेटस दिया गया है। ये आगे बढ़ते हैं। इमेजिन करिए रात को लोग सो रहे हों और अचानक से जमीन हिलने लगती है। कुछ सेकंड्स के अंदर 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 2800 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। पूरा गांव मलबे में तब्दील हो जाता है। This is not just a human tragedy. It is also a reminder of why कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इज सेंट्रल टू ग्लोबल गवर्नेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो इसी के ऊपर हमारा आज का आर्टिकल है दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ है, अर्थक्वेक आया हुआ है और जिसमें 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 2800 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 7.1 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा क्या है, अर्थक्वेक आया है। हम इसको ही समझने की कोशिश करते हैं। अर्थक्वेक किल्स ओवर द 800 एंड इंजरीज एट लीस्ट 2800 अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया है जिसमें 800 लोगों की मौत हो गई, 2800 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। तो दोस्तों यह कहाँ पर अर्थक्वेक आया है, कहाँ पर दोस्तों इसका ईपिक सेंटर कहाँ था? तो दोस्तों जो ईपिक सेंटर था वो जलालाबाद था। कहाँ था ईपिक सेंटर? जलालाबाद था, सितंबर 2025। अगर दोस्तों हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो अर्थक्वेक कितना आया था दोस्तों? अर्थक्वेक आया 7.1 मैग्नीट्यूड कितना था दोस्तों? मैग्नीट्यूड जो था 6.0 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड था। और ईपिक सेंटर कहाँ था दोस्तों? जैसे मैंने बताया दोस्तों, जो ईपिक सेंटर था वो जलालाबाद से 27 किलोमीटर दूर था। 27 किलोमीटर फ्रॉम जलालाबाद। टाइम जस्ट बिफोर द मिडनाइट, रात के 12 बज रहे थे जब अर्थक्वेक आया था। लोकल टाइम बता रहे हैं जो अफगानिस्तान की। आफ्टर द 12 ओ क्लॉक एट नाइट तब अर्थक्वेक आया था। इम्पैक्ट क्या हुआ है दोस्तों? जो 5 प्रोविंसेस हैं वो अफेक्ट हुए। कितने? जो 5 प्रोविंसेस हैं वो अफेक्ट हुए। और क्या हुआ है दोस्तों? कुन्नार में क्या हुआ है, 800 लोगों की मौत हो चुकी है, 2500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और नगरहार में क्या हुआ है, 12 मर गए और 255 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और लैगमन की बात करें दोस्तों, 58 लोग क्या हुए, इंजर्ड हुए। आगे बढ़ें दोस्तों, आप दोस्तों पिक्चर्स में इसमें देख सकते हैं कैसे रेस्क्यू हो रहा है, कैसे जो अर्थक्वेक के जो विक्टिम लोग हैं उनको निकाला जा रहा है और जो बॉडीज हैं उनको निकाला जा रहा है। आप रेस्क्यू में दोस्तों देख सकते हैं। तो हजारों जो घर हैं वो क्या है, हजारों जो घर हैं मलबे में तब्दील हो गए और जो लोग रात को सो रहे थे, सोते सोते क्या है, मलबे के अंदर दब गए। जब रात को लोग सो रहे थे, जब अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और जो सोते वक्त जो सो रहे थे लोग, सोते ही सोते क्या हो गए, मलबे में तब्दील हो गए। दोस्तों ये जो घटना है बड़ी दर्दनाक घटना है। आप सोच कर देखिए, आप ये चीज सोच कर देखिए, आप रात को सो रहे हो और अचानक से अर्थक्वेक आ जाए और आप वहीं के वहीं मलबे में तब्दील हो जाएं, आपका घर जो है दोस्तों कोलैप्स हो जाए। हजारों घर क्या हुए, कोलैप्स हो गए। और जो फैमिलीज हैं जो बच गई हैं, जो अपने घर वालों को, अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, उनकी डेड बॉडीज को दोस्तों ढूंढ रही हैं कि आखिर उनकी डेड बॉडीज
कहाँ है। तो ये कितना दोस्तों, ये जो घटना है बड़ी दर्दनाक हो जाती है, चाहे ये घटना कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो दोस्तों। इंसान जो हमारे अंदर जो ह्यूमैनिटी है, अगर इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी हो तो दोस्तों ये बहुत दर्दनाक होता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। अर्थक्वेक तो दोस्तों कहीं भी आ सकता है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर अफगानिस्तान जो है अर्थक्वेक प्रोन क्यों है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं फियर एंड ट्रॉमा कितना है, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, सब स्क्रीमिंग कर रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थक्वेक प्रोन क्यों है अफगानिस्तान। अर्थक्वेक प्रोन इसलिए है अफगानिस्तान बिकॉज आप देखेंगे दोस्तों, ये इंडियन प्लेट है और बीच में क्या है, हिंदू कुश माउंटेन है। ये इंडियन प्लेट है और बीच में क्या है, हिंदू कुश माउंटेन है। फिर उससे ऊपर क्या है दोस्तों, उससे ऊपर है यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट क्या है, आपस में क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है। जब कंप्रेशन होता है हिंदू कुश माउंटेन में, वो अफगानिस्तान कहाँ पे सिचुएटेड है, हिंदू कुश माउंटेन पे, तब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा दोस्तों, जब टेक्टोनिक प्लेट का कंप्रेशन होता है तो क्या है, अर्थक्वेक डेवलप होते हैं। तो इसलिए एक तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है दोस्तों कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका आपस में कोलाइड होना, इस वजह से क्या अर्थक्वेक आते हैं। बहुत सारे रीजन है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, वाई अफगानिस्तान इज अर्थक्वेक प्रोन। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर बस इतना ही है कि दोस्तों वहाँ पर अर्थक्वेक आया है। और अगर हम 1900 से बात करें, 1900 से बात करें तो 12 बार ऐसा देखा गया है कि बहुत भयंकर अर्थक्वेक अफगानिस्तान के अंदर आया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, क्या हर बच्चा चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, क्या उसको समान शिक्षा लेने का, क्या वो समान शिक्षा लेने का हकदार नहीं है। इसी के ऊपर हमारा दोस्तों आर्टिकल है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 का, उसके अंदर जो कुछ इंस्टीट्यूशन है उनको एग्जेम्प्ट क्यों किया गया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है। बिकॉज माइनॉरिटी, आर्टिकल 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो अपने जो इंस्टीट्यूशन है उनको एडमिनिस्टर करेंगे वो और अपने हिसाब से चलाएंगे। तो आपको पता होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर जो प्राइवेट एडेड स्कूल हैं उनको 25% रिजर्वेशन देना होगा। जो डिसएडवांटेज पीपल हैं या डिसएडवांटेज जो बच्चे हैं उनको 25 रिजर्वेशन देना होगा। तो अर्लियर बहुत सारे केसेस हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है उनको उनके इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी है, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं होता। इसी के ऊपर हमारा आर्टिकल है, हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, जो हमने 2014 में जो जजमेंट दिया था वो रॉन्ग जजमेंट था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस केस को लार्जर बेंच पर रेफर कर दिया है। तो क्या है हमारा आर्टिकल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट refers to the issue RTI applicability on minority school to larger bench, larger bench पे भेज दिया दोस्तों। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 है उसके अंदर क्या है दोस्तों, इंश्योर किया गया है फ्री और जो कंपलसरी जो एजुकेशन है वो 6 to 14 ईयर्स को एवरी चाइल्ड को मिले। कितनी फ्री एंड जो कंपलसरी एजुकेशन है वो एवरी चाइल्ड को मिले 6 से लेके 14 ईयर, जो है कितना 6 से लेके जो 14 ईयर है। आर्टिकल 21A के अंदर ऐसा मेंशन किया गया है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एवरी चाइल्ड को मिले, आर्टिकल 21A के अंदर। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 12 सब क्लॉज 1, सेक्शन 12 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज क्या है, सी। एंड सब क्लॉज सी के अंदर क्या मैंडेट किया गया है, जैसा मैंने बताया दोस्तों
25% जो रिजर्वेशन है जो प्राइवेट एडेड स्कूल हैं उनको देना पड़ेगा, जो डिसएडवांटेज जो चिल्ड्रेन है उनके लिए। क्या है हम देख लेते हैं दोस्तों। रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज द क्वेश्चन? शुड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्टेड, should minority institution be exempted? Should minority institution be exempted? ये क्वेश्चन है। क्या जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 है उसके अंदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको एग्जेम्प्टेड किया जाए या नहीं किया जाए? अगर हम 2014 का जजमेंट देखते हैं, कौन सा केस हुआ था 2014 में दोस्तों? परामती केस में। परामती केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी जिसमें 5 जजेस थे। 5 जजेस ने क्या जजमेंट दिया दोस्तों, हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो 5 जजेस ने क्या कहा? 5 जजेस ने दोस्तों 5 जजेस ने क्या कहा? जो सेक्शन 12 क्लॉज 1, जो सेक्शन 12 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज सी है वो क्या वायलेट करता है? वो वायलेट करता है माइनॉरिटी राइट आर्टिकल 30 को। किसको वायलेट कर रहा है? आर्टिकल 30 को वायलेट कर रहा है। रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन है कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड कर दिए गए। कहां से? राइट टू जो एजुकेशन एक्ट है 2009 से क्या कर दिया? कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड। तो पहले उन्होंने कहा कि आर्टिकल 30 को वायलेट करता है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है। अगर हम माइनॉरिटी को वो क्या करते हैं? माइनॉरिटी को अगर हम एग्जेम्प्टेड नहीं करते। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो अपने इंस्टीट्यूशन को अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, अपने तरीके से चला सकते हैं और उनकी ऑटोनॉमी होती है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों करंट केस की बात करते हैं 2025 का अगर रेफरेंस लें तो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 2025 में 2 जज की बेंच बैठी, जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड मनमोहन। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन ने क्या कहा? उनका क्या कंसर्न था दोस्तों? हम ब्लैंकेट एग्जेम्पशन नहीं लगा सकते। किस पर? राइट टू जो एजुकेशन एक्ट है। तो ब्लैंकेट जो एग्जेम्पशन है वो क्या करता है दोस्तों? ब्लैंकेट जो एग्जेम्पशन है वो वीक करता है जो एलिमेंट्री यूनिवर्सल एजुकेशन है उसको क्या करेगा? उसको क्या कर देगा? वीक करेगा। इशू क्या रेज हुए? इशू क्या रेज किए गए इसके अंदर? जो दोस्तों इशू रेज किया गया है कॉमन स्कूलिंग विजन फ्रेगमेंटेड। जो कॉमन स्कूल विजन है कि हर बच्चे को जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो दी जाए। अगर ऐसा होगा, एग्जेम्प्टेड किया जाएगा तो क्या होगा? जो कॉमन एजुकेशन है वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों? इंक्लूसिविटी डाइल्यूटेड। जो इंक्लूसिविटी है कि हमारी जो बच्चों को एजुकेशन, हर बच्चे को एजुकेशन मिले, इंक्लूसिव हो इंडिया क्या हो? इंक्लूसिव हो। वो क्या होगी? डाइल्यूटेड हो जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है जो माइनॉरिटी स्टेटस बीइंग मिसयूज टू बाईपास द आरटीई। जो माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन को वो क्या करेंगे? वो मिसयूज करेंगे, बाईपास द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑन E20 एथेनॉल ब्लेंडेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने जो है पेटिशन को डिसमिस कर दिया है जिसमें रोल आउट करने का था जो 20% जो एथेनॉल ब्लेंड करना है पेट्रोल के अंदर, उसकी पेटिशन को क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया में क्या करना था? ब्लेंड करना था पेट्रोल को एथेनॉल के साथ। बैकग्राउंड क्या है दोस्तों? एथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप क्या है दोस्तों? इंडिया का जो गोल है 20% ब्लेंड करना है बाई 2025 में। पेट्रोल के साथ कितना? 20% एथेनॉल को ब्लेंड करना है। पास्ट ब्लेंड क्या है दोस्तों? E5 पहले हमने 5% ब्लेंड किया, फिर 10% किया, अब हम आ चुके हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% ब्लेंडिंग पे हम आ चुके हैं। मैंने दोस्तों ये आर्टिकल पहले भी डिटेल में पढ़ाया है कि इसको आखिर एथेनॉल ब्लेंडिंग के कंसर्न क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग अक्रॉस इंडिया हो सकती है? क्या जो हमारी व्हीकल्स हैं वो कंपैटिबल हैं जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के? वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बता चुके हैं। फेज्ड बाय रोल आउट E20 हैज बीन इंट्रोड्यूस इन 2023 में। ओल्डर ब्लेंड आर फेज आउट फ्रॉम द 90,000 पेट्रोल पंप। जो ओल्डर जो ब्लेंड है जो E10 था उसको क्या कर दिया है? फेज आउट कर दिया है। कहाँ से? पेट्रोल पंप से।
अच्छा, पेटिशनर कंसर्न क्या थे, व्हाट इज द कंसर्न ऑफ पिटिशनर कंसर्न? तो जो दोस्तों पिटिशनर का कंसर्न था, जो ओल्डर व्हीकल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया जो दोस्तों ओल्डर व्हीकल्स हैं वो कंपैटिबल नहीं है, किसके कंपैटिबल नहीं है, एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो 20% की जा रही है, ओल्डर व्हीकल बिफोर द अप्रैल 2000 आर नॉट कंपेटेबल विथ E20 फ्यूल, E20 फ्यूल के कंपेटेबल नहीं है। एथेनॉल क्या करेगा दोस्तों, रिड्यूस करेगा, फ्यूल इफिशियंसी को रिड्यूस करेगा। जो एथेनॉल है, जो पेट्रोल की जो इफिशियंसी है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करते हैं तो 4 व्हीलर्स में क्या कर देगा, कितनी इफिशियंसी को रिड्यूस करेगा, 4 से 7%, 6 से 7% क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा 4 व्हीलर्स में। और 2 व्हीलर्स में क्या करेगा, 3 से 4% जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा एफिशिएंसी। मोटर्स आर बीइंग फोर्स टू यूज E20 एज एथेनॉल फ्री पेट्रोल। जो क्या कहते हैं दोस्तों, मोटरिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, फोर्स कर रहे हैं कि जो E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको फ्री यूज किया जाए। E0, E5, E10 इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन मोस्ट स्टेशन। ना तो E0 अवेलेबल है, ना E10 अवेलेबल है, ना E5 जो ब्लेंडिंग है अवेलेबल है। नो कंज्यूमर चॉइस, लैक ऑफ लेबलिंग अवेयरनेस एट पंप। पॉसिबल डैमेज क्या हो सकता है दोस्तों, इंजन डैमेज हो सकता है और मे नॉट बी कवर्ड बाय द मैन्युफैक्चर और इंश्योरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो दोस्तों फोर्स किया जा रहा है कि जो E20 जो ब्लेंडिंग है उसको क्या किया जाए, यूज किया जाए। अगर हम मान लीजिए हमारा जो मोटरसाइकिल हो या जो कार हो एथेनॉल ब्लेंडिंग के कंपैटिबल नहीं है, फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो इंजन है वो डैमेज हो सकता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हमारा इंजन डैमेज हो जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या दोस्तों, इसमें इंश्योरेंस वो कवर नहीं होता। गवर्नमेंट स्टैंड क्या है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा है, अटॉर्नी जो जनरल का जो आर्गूमेंट है, सपोर्ट्स फार्मर। जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो हमारे फार्मर्स को क्या कर रही है, फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है। जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग किससे होती है, हम शुगर केन से करते हैं, मोलासिस से करते हैं, तो क्या होगा दोस्तों, फार्मर्स मेनली कम्स फ्रॉम शुगर केन, इंक्रीज द फार्मर्स इनकम। इससे क्या होगा, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी। सेव्स फॉरेन एक्सचेंज, लेस क्रूड ऑयल इंपोर्ट। जैसे दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, हम पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं तो उससे क्या होगा, जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें क्या होगा, हम रिड्यूस करेंगे क्रूड ऑयल को। इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, बढ़ेगा। और रिड्यूसेस कार्बन इमिशन, पार्ट ऑफ द इंडिया क्लीन फ्यूल ट्रांजिशन। claimed that the petition was influenced by the vested interest, said E20 even provides better acceleration and ride quality in the new vehicles। ऐसा कहा है गवर्नमेंट ने। और सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू था, व्हाट इज द व्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, डिक्लाइन टू इंटरफियर, अपहेल्ड गवर्नमेंट पॉलिसी, सो इट इज एन इशू ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेशनल इंटरेस्ट, नॉट इंडिविजुअल काउंटर प्रेफरेंस, सॉरी कंज्यूमर प्रेफरेंस। तो सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था। तो दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग एंड पढ़ते रहिए।